आज हम करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलो इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अदर वर्ड्स में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो जिस नाम से चाहें आप इसको पुकार सकते हैं। And what was the function of what was the finding of Rutherford? Rutherford और उसके कुछ साथी थे in 1911। Rutherford and his co-workers, इसके लेबोरेटरी में काम करने वाले दो बंदे थे, co-workers, हंस गीगर एंड चार्ल्स मार्सडेन। ये दो स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के, इसकी लेबोरेटरी में काम करते थे। इनका काम क्या था कि दे इन रदरफोर्ड चार्ल्स मार्सडेन परफॉर्म्ड अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, कि क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया। परफॉर्म दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट टू लोकेट पॉजिटिव चार्ज inside an atom. The aim of performing this experiment was to locate the positive charge, at what location, what is the region where positive charge is present. Before this model, Rutherford model, एक मॉडल जो है जे थॉमसन ने इंट्रोड्यूस कराया था। जे थॉमसन का जो मॉडल था, दैट मॉडल इज कॉल्ड फिल्म पुडिंग मॉडल। फिल्म पुडिंग मॉडल। What was the idea of J.J. Thomson? According to him, an atom is a positive sphere. What was the finding of J.J. Thomson after the discovery of electron and proton? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आखिर एटम में होते कहाँ हैं। इन दिस रिगार्ड जो सबसे पहला काम किया था, मे बी और भी होंगे पर जो लिटरेचर बता रहा है, जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था। दैट मॉडल इज कॉल्ड फिल्म पुडिंग मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर। एन एटम इज व्हाट? एन एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, यानी एक पॉजिटिव सर्किल है और उसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल उस तरह से एम्बेडेड हैं, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चिपके होते हैं जैसे हम कस्टर्ड में या पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट लगाते हैं तो वो जैसे ऊपर सजे हुए होते हैं। इसी तरह से इसका कहने का मतलब ये था कि ये जो आपका इसका जो फिल्म पुडिंग मॉडल है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, वो मूविंग नहीं होते। ये फाइंडिंग थी किसकी? फिल्म पुडिंग मॉडल की। इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ हाफ कट वाटरमेलन, ये आधा कटा हुआ वाटरमेलन है, ठीक है। आप क्या देखेंगे कि एक वाइट लेयर होगा उसमें, ठीक है, उस वाइट लेयर के ऊपर ग्रीन होगा, ये पार्ट ग्रीन होता है, ये वाइट होता है, अंदर रेड होगा, और रेड में आपको क्या नजर आएंगे? सीड्स नजर आएंगे। सीड्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। अब जे थॉमसन का ये कहना था ये जो सीड्स हैं दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ये जो वाटरमेलन कटा हुआ है दिस इज व्हाट? एन एटम। और इस एटम पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर सैंडविच्ड आर एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपके हुए हैं, ठीक है, लाइक
रेजिन्स इन द व्हाट पुडिंग और कस्टर्ड, ठीक है। सो ड्राई फ्रूट जो हम लगाते हैं इस पे, कस्टर्ड पे या पुडिंग पे, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स चिपके होते हैं। अब यानी इसके हिसाब से एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड इन होल ऑफ एटम, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए, इसी चीज़ को जो है देखने के लिए, वैलिडेट करने के लिए रदरफोर्ड और उसके वर्कर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इस एक्सपेरिमेंट की बिना पे जो है वो बनाया गया था। चले आगे बढ़ते हैं कि इनका काम क्या था। They passed beam of alpha particles। अभी काम की बात करें कि इन्होंने किया क्या था, what was done by them। इन्होंने क्या किया कि they passed beam of alpha particles with, या ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे थे, where they came from, originated from, emitted from radium or polonium, यानी these both elements are rich sources of alpha particles। तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, either radium or polonium, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर द रेडिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ से हम जो है वो नैरो बीम जो है प्रोड्यूस करेंगे। नैरो बीम प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम कि हम इसको लीड बॉक्स में रखेंगे और लीड बॉक्स में एक नैरो ओपनिंग रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक छोटी सी ओपनिंग होगी, क्योंकि लीड बॉक्स से ये रेडिएशन जो है क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो जहाँ से ओपनिंग है यहाँ से जो है, अगर हम फॉर एग्जांपल पोलोनियम लेते हैं तो रेडिएशन का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ से सीधे रेडिएशन जो है निकलेंगे, ठीक है। और दे पास्ड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम रेडियम एंड पोलोनियम एंड पास्ड थ्रू, क्या किया उनका कि पास्ड थ्रू थिन गोल्ड शीट और गोल्ड फॉयल। अब गोल्ड शीट की थिकनेस कितनी थी, 0.404 सेंटीमीटर। ये थिकनेस थी किसकी, गोल्ड शीट की, जिससे इन्होंने क्या किया कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, नैरो बीम और थिन बीम जो है वो अल्फा पार्टिकल की गोल्ड शीट से जो है वो इन्होंने पास की, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि इफ दिस इज द थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, ठीक है, इसकी थिकनेस ये है, ये गोल्ड की शीट है। अच्छा, इसको इसकी सराउंडिंग में क्या किया गया, इसकी सराउंडिंग में फोटोग्राफिक फिल्म लगाई गई। जिंक सल्फाइड की प्लेट जो है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड प्लेट एज अ डिटेक्टर लगाई गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक सल्फाइड प्लेट, कि जैसे ही हमें पता है कि द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर व्हाट इनविजिबल टू नेकेड आई, हमारी आंख रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को नहीं देख सकती, ठीक है। तो अगर रेडियम और पोलोनियम से रेडिएशन निकलेंगे भी तो वो हमारी आंख को दिखाई नहीं देगी। तो अब क्या होगा फिर, पर जैसे ही ये जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराएंगे, ठीक है, रेडिएशन जो है रेडियोएक्टिव रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन, जब वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, जब फोटोग्राफिक फिल्म से वो कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो वहाँ पे एक स्पार्क लाइक फ्लैश प्रोड्यूस होगी, और जो फ्लैश प्रोड्यूस होगी उसका स्पार्क बनेगा किस पे, फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल ने कहाँ स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल ने क्या किया है, कहाँ स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पोलोनियम से जो नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये निकल रहे हैं, इनको इस थिन गोल्ड शीट से, ये थिन गोल्ड शीट है जिसकी थिकनेस मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 0.4 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट क्यूब। तो इससे कोलाइड किया, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल ने क्या करना है कि यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करके क्योंकि ये थिन शीट है, हमने अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल जो है वो अगर हमारे पास स्मॉल थिकनेस ऑफ मेटल होगी तो उसकी शीट से ये पास हो सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो ये थिन शीट है इसलिए इससे पेनिट्रेट हो जाएंगे। पेनिट्रेट होकर कहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजर के, गोल्ड की शीट से गुजर के यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो
शीट से टकराएगा वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी, फ्लैश प्रोड्यूस होगी, और जहाँ जहाँ अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहाँ पे स्पार्किंग बनेगी, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। हम अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन को नहीं दे सकते, पर जहाँ अल्फा पार्टिकल ने हिट किया है वो स्पार्क हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया था, ठीक है। सो आगे क्या होगा, रदरफोर्ड को जो स्पार्क्स मिले वो वेरिएबल फ्लैशेस पे मिले, ठीक है। यानी ये जो रेडिएशन थे थ्रू आउट थे, और उनका मेजॉरिटी ऑफ जो रेडिएशन थे उनका डायरेक्शन यही था कि बिल्कुल जहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसके बिल्कुल गोल्ड शीट के बैक साइड पे मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहीं पे, ठीक है। सो ये कह रहा है कि अब अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ से इधर से गुजर के सीधे ही गया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ से गोल्ड शीट से गुजरने के बाद थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया। अल्फा पार्टिकल आया, गोल्ड शीट से स्ट्राइक किया, डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया। इट कुड बी गो देयर, it could go there, it could go there, it could go there, it could deflect like there, here and there, and all over this sheet. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो गोल्ड शीट है, हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दें कि ये गोल्ड शीट थी, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल गुजरने के बाद मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि बिल्कुल सीधे ट्रेवल किया उन्होंने विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इस एरिया पे देखें कि आपको ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल नजर आएंगे, या तो उनमें थोड़ी डिफ्लेक्शन हुई है या बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसने देखा कि आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स, हाउ मेनी, 8000 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इनमें से सिर्फ एक ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ, ठीक है। यानी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। मुझे ये बताएं कि ये लाइन जो है यहाँ पे 90 एंगल कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ। मुझे सिर्फ आप कमेंट करके ये बताएं, ए इज इक्वल टू 90, B is equal to 90, C is greater than 90, D is greater than 90, E and F are less than 90 डिग्री। अब इनमें से एक गलत लिखा है मैंने, आप बताएं वो कौन सा है, शाबाश, कमेंट करें। एक मैंने गलत लिखा है कि ये जो A है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है, A B C D E F, इनमें एक गलत है, वो पॉइंट आउट करें कौन सा है। मोहम्मद कासिम ए, मैक B is wrong, शाबाश शाबाश, ए अली बशीर ए, रजनेश ए, रोशनी ए, नैन्सी ए, राधिका ए, अखेत ए, तनवीर ए एंड बी, दीपक ए, नैन्सी बी, कुत्सिया ए, मैक जावेद ए, आंचल बी। लगता है आपने नहीं समझा। कासिद मर कह रहा है ऑल आर करेक्ट, यू आर द राइट पर्सन कासिद, God bless you. This is what our most intelligent student Qasid Ali Mar. You are right, buddy. All are correct. A is correct. देखें यहाँ पे रेडिएशन यहाँ से आ रहा है तो ये 90 की राइट एंगल है, रेडिएशन यहाँ से आ रहा है ये 90 की राइट एंगल है, ठीक है। बाकी ये लेस देन 90 है और ये ग्रेटर देन है। और हेडिंग देते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कर लें, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। नंबर वन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधे गए उनमें, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
passed through gold foil undeflected. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए विदाउट एनी अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन. व्हाट डज इट मीन कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक एज इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द J.J. Thomson plum pudding model that atom is a positive sphere and positive charge is extended in all over the atom. पूरी जो एटम की साइज है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगी. क्या ये रिजल्ट हमें बता रहा है अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव चार्ज है? डबल पॉजिटिव चार्ज है. अगर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गुजरता है और एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादातर एटम सीधे गुजर जाएंगे या उनको बाउंस बैक होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्शन एंगल बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए या बिल्कुल लार्ज होनी चाहिए? कमेंट करें जरा, शाबाश. क्या होना चाहिए कि अगर अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम पूरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड शीट से गुजर जाए या फिर बाउंस बैक करे, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, बाउंस बैक करे. यानी एंगल्स क्या होनी चाहिए थी? लार्ज होनी चाहिए थी. ठीक है, ये लार्ज एंगल्स हैं, ये ग्रेटर देन 90 है, ये पोर्शन जो है ग्रेटर देन 90 है. ठीक है, तो ये एंगल होगी कि यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल गुजर के वापस आ जाए तो ये 180 होगी. ठीक है, रिजल्ट ये मिला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इससे सीधे गुजर गए. मतलब ये हुआ कि एटम के पूरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज नहीं है और मेजर स्पेस जो है उसका वो खाली है. तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें रिजल्ट क्या मिला कि most of the alpha particle pass through gold foil undeflected. It means, what does it mean? It means most of the space. It means most of the space occupied by an atom is an empty space. कि ज्यादातर जो एटम का हिस्सा है वो बिल्कुल खाली होगा. खाली का मतलब ये है कि देयर विल बी नो पॉजिटिव चार्ज देयर, कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होगा. ठीक है, साइड में हम इसकी रदरफोर्ड के हिसाब से एक फिगर भी बनाते जाएं. ठीक है, चलें इसको मैं मिटाता हूं. और यहाँ पे हम रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है उनके हिसाब से एक फिगर बनाते जाएं कि व्हाट शुड बी द पिक्चर ऑफ एन एटम. कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है. पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने हमें ये बताया. दूसरा, ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू gold foil with short angles. कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल. इट मीन्स के एटम में पॉजिटिव चार्ज जरूर है पर कहाँ है अभी तक इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल रहा. इससे इतना पता चल रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, बट एट व्हाट पोजीशन स्टिल इट इज एम्बिगुअस, इट इज नॉट क्लियर. ठीक है, तो गोल्ड फॉयल एट शॉर्ट एंगल्स, इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज इज एनीवेयर इन द एटम, बट स्टिल एट दिस स्टेज वी कांट से एनीथिंग दैट वेयर इज दैट पॉजिटिव चार्ज इज, कि कहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगी, ये चीज़ अभी हम नहीं बता सकते. ठीक है, चलें स्टेट नंबर 3 पे आए कि आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली one was deflected with an angle greater than 90 डिग्री. कह रहा कि 7,999 यानी 7,990
9 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो या तो बिल्कुल सीधे गए या उनमें बिल्कुल शार्प डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। पर एक अल्फा पार्टिकल 8000 में ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 यानी इस रीजन में मिला हमें, आइदर या तो इस रीजन में या इस रीजन में। आउट ऑफ 8000 ओनली 1। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो बिल्कुल एक छोटी जगह जो है वो ले रही है, ठीक है। और इसने बताया कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पे होती है। एटम के किस पे होती है? सेंटर पे। फॉर दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो अल्फा पार्टिकल गुजर गया बिना होप के। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अल्फा पार्टिकल गुजर गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अल्फा पार्टिकल गुजर गया। नहीं है, गुजर गया। अब जैसे ही न्यूक्लियस के नज़दीक आया तो थोड़ी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ही न्यूक्लियस के सामने आया लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे यहाँ से आया साइड से तो थोड़ी सी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से गया सीधा गुजर गया, यहाँ से गया गुजर गया, यहाँ से गया गुजार गया, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होनी चाहिए, दिस होल इंफॉर्मेशन वाज डिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ने बताया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद है वो सेंटर में मौजूद है, और वो उसकी जो स्पेस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। वो बिल्कुल थोड़ी जगह है, नैरो पॉइंट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होती है। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू गोल्ड फॉइल, गोल्ड की शीट से सीधा गुजर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिकॉज देयर वाज नो पॉजिटिव चार्ज देयर, कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं थी, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे, ऑब्जर्वेशंस पे रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, एंड दिस इज द ई पॉइंट एंड दिस इज द एफ पॉइंट। सिर्फ मुझे वो 2 पॉइंट बताएं जिस पे एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगी, जिस पे एंगल ग्रेटर देन 90 होगी। कमेंट करें, शाबाश शाबाश शाबाश। अब हम आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट जो है इसकी तरफ, कि इसने एटॉमिक मॉडल क्या प्रपोज किया था। उसको कहते हैं प्लैनेटरी मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल और सोलर सिस्टम मॉडल। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि दीज ऑल वर obtained from the Rutherford atomic model. E and F, B and F, F, E and F। मैंने कहा था 2 पोजीशन तो 2 होंगी ना, E F E F। चलें बॉयज का मेजॉरिटी ऑफ बॉयज का आंसर सही है। अजय खेमानी, नो सी डी, E and F, दीज आर द पॉइंट्स। अब देखें ना, ये डायरेक्शन है अल्फा पार्टिकल आने का, तो दिस विल बी द 90 डिग्री, दिस विल बी द 90 डिग्री, दिस विल बी द लेस देन 90, दिस विल बी मोर देन 90, ठीक है। ये चीज़ चले बेसिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, इनकी बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, या इसको आप सिंपली इसके नाम से भी कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल कर लें या एटॉमिक मॉडल कर लें, सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा, अब रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा कि एटम में क्या क्या होता है, चलें देखें। नंबर पहली इस मॉडल की जो पॉइंट थी, पोस्टुलेट था, वो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस occupied by an atom is empty space। अच्छा, इस empty का यहाँ पे मतलब क्या है? It means कि there is no positive charge there, negative charge is there, वो रदरफोर्ड आपको खुद बताएगा, बट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे ये रदरफोर्ड आपको खुद बताएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की डिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुई? कमेंट करें, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, अल्फा पार्टिकल वहाँ से गुजर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल को जो है, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स उनको डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करे, मुझे बताएं, शाबाश। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। नंबर 2, द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at the center of an atom, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के बिल्कुल जो है वो सेंटर में मौजूद है, और इस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। इसका नाम, इसको जो है न्यूक्लियस का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, अल्फा इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। अगर अल्फा अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर डिफ्लेक्शन होगी ना। इलेक्ट्रॉन पजेज वेरी लाइट मास, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। देखें, अल्फा पार्टिकल का जो मास है इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स ज़्यादा है, मोर देन 7000 टाइम्स। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसको, एक तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम है, दूसरा उसका मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता अल्फा पार्टिकल गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। सो नंबर 2, द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होती है। दूसरी बात, नंबर 3, दिस सेंट्रल पार्ट जहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, So this is the main scene of the experiment, कि इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। क्या डिस्कवर हुआ था? न्यूक्लियस। पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुए, फिर एटॉमिक मॉडल्स आना शुरू हुए, ठीक है। उस एटॉमिक मॉडल में जो मेजर डिस्कवरी थी दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। स्टिल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो बाद में हुई थी, ठीक है। तो दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, इस एटॉमिक मॉडल के नतीजे में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नतीजे में व्हाट वाज द रिजल्ट? दैट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। फॉर दिस रीजन रदरफोर्ड इज ऑनररी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री is nothing but it is what study of the nucleus, that what is happening in the nucleus, nuclear reactions, so all these changes occurring in the nucleus. So as the nucleus was introduced by Rutherford, that is why he is honorarily considered as the father of nuclear chemistry. तो Rutherford को हम जो है father of nuclear chemistry कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इसका कहना था कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 5, 4 के बाद, कि मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज 10 to power 6 times smaller than what? Smaller than size of an atom। कि अगर हम एटम की साइज को कंपेयर करें विथ न्यूक्लियस, तो एटम जो है अराउंड मिलियन टाइम्स जो है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? न्यूक्लियस से बड़ा होगा, ठीक है। और एटम का पूरा मास कहाँ है? न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस वेरी डेंस होगा या वेरी लाइट होगा? वेरी डेंस होगा, ठीक है। नंबर 6, न्यूक्लियस कैरीज ZE नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होती है और वो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू Z। तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू Z होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। सर इसको कैसे पता था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में? अच्छा, उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा था, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से पहले ही उसने 1920 में
एक हाइपोथेसिस दी थी कि एटम के जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका मास अराउंड इक्वल टू प्रोटॉन है। ये उसने अपनी हाइपोथेसिस में बताया था ऑलरेडी, ठीक है। बाद में 1932 में न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर जो हुआ, जेम्स चाडविक ने किया, ठीक है। अच्छा, इसके पोस्टुलेट्स को भी जो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किया था, वेरीफाई किया था, ही वाज चाडविक ने इसके एक्सपेरिमेंट को जो है वो वेरीफाई किया था। एंड ऑल ऑफ द पोस्टुलेट्स proposed by Rutherford were accurate and correct. अच्छा, very nucleus carries Z number of positive charges. Number 7, ये कह रहा है कि there must be equal number of electrons outside the nucleus. So that an atom is electrically neutral. इसका कहना था कि न्यूक्लियस में जो चार्ज है दैट इज Ze, और देयर मस्ट बी Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में जितनी हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर होंगे, आउटर मोस्ट जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होंगे। और इस वजह से जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होने की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो आगे क्या है सीन, तो इसने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, ठीक है। इसने क्या किया कि ही कंपेयर्ड his atomic model with solar system. इसका कहना ये था रदरफोर्ड का। अच्छा, इसको भी अगर हम कर लें तो he compared his atomic model with solar system. What is the meaning of this thing? According to him, electron is a sphere in which positive charge is located at the center of an atom, और electrons जो हैं they revolve in various orbits. Electrons revolve in various orbits. कि electrons जो हैं इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में सन है, सन सेंटर पे है अगर, ठीक है, तो सन के सराउंडिंग में अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो भी हैं जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इसका भी मतलब यही था कि इसने किस तरह से अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया कि इसने कहा कि जैसे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका नाम जो है वो सोलर सिस्टम और प्लैनेटरी मॉडल भी आप इसको कह सकते हैं। प्लैनेटरी मॉडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने जो है प्लैनेट्स जैसे रिवॉल्व करते हैं उसी से कंपेयर किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसने कहा कि एटम जो है एक सर्किल है, एक स्फेयर है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे होती है, एंड दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। शायद मैंने ये नहीं लिखा तो आप ये नोट कर लें कि न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नंबर 8, अच्छा मैंने लिखा था कि न्यूक्लियस कैरी Ze नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो वो उसमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होती है, और न्यूक्लियस जो है, काफी सही कहा आपने, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उस पे जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियस के बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होने की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ही classified atom into two parts. What are those parts? Number 1, nucleus, and number 2, extranuclear part. तो इसने एटम को दो हिस्सों में जो है वो क्या किया, हिस्सों में तकसीम किया, डिवाइड किया। नंबर 1 इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज होती है, और क्या होता है, एटम का मास होता है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो ही क्लासिफाइड एन एटम इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और एटम का पूरा मास होता है, होल मास होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी डिफेक्ट्स की तरफ कि इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, क्या डिफेक्ट्स जो है साइंटिस्ट को इसके मॉडल में नजर आए, चलो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डिफेक्ट्स आर शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नंबर 1, पहली बात यह थी कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे 1897 में जब इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था, तो उसने इसकी प्रॉपर्टीज में बताया था कि इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो एक्सीलरेटेड है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी, जो मैक्सवेल थ्योरी है क्लासिकल, उसका कहना यह है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, ठीक है। अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है, रदरफोर्ड का मॉडल सही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल रिवॉल्व करेगा पर स्पाइरल पाथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल फिक्स सर्किल में मूव नहीं करेगा, वो स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, लाइक दिस वन। उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो न्यूक्लियस होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सीलरेटेड है, इट शुड रेडिएट एनर्जी। ये एनर्जी क्या करे, रेडिएट करे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो उस शेल में नहीं रह सकेगा, क्योंकि उस शेल में रहने के लिए उस शेल के बराबर उसके पास एनर्जी है, ठीक है। जब उस शेल से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, देन इट शुड फॉल इनटू द लोअर शेल, उसको लोअर शेल में आना चाहिए। यहाँ से एनर्जी इसने रिवॉल्व की, नीचे वाले शेल में जंप किया, वहाँ के फिर अगेन एक्सीलरेट होगा, अगेन रिवॉल्व करेगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, तो इसको इस शेल में आना चाहिए, इस शेल में आना चाहिए, इस शेल में, और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो, न्यूक्लियस हो। जैसे ही न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मिलके एटम को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एग्जिस्ट, वो वजूद ही नहीं रख सकता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू Maxwell theory, whenever a charged particle is accelerated, it must emit energy. अब इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी लूज करेगा, इफ electron lose energy in this manner, then electron should move in spiral path. This path जो decrease हो रहा है, this path is called spiral path. Electron should move in spiral path. Finally it should fall into nucleus and destroys the atom. यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर सकेगा। क्योंकि आप देखें फिल्मपोडिक मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इलेक्ट्रॉन किस में था, रेस्ट में था। तो इस वजह से ये जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको उस वक्त के साइंटिस्ट जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। पर बाद में पता चला कि प्रॉब्लम वाज इन द क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी, दैट थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। वो रदरफोर्ड का फॉल्ट नहीं था,
वो किसका फॉल्ट था? वो मैक्सवेल थ्योरी का था। 12 आगे चल के पता चला, और ये डिफेक्ट जो है उसी के स्टूडेंट ने नील बोर ने रिमूव किया आफ्टर 2 इयर्स। ये 1911 की बात है। नील बोर ने सिर्फ 2 साल काम करके, वो भी थ्योरेटिकल काम, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसने, सिंपली इसके जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से इसके जो दोनों डिफेक्ट्स है, पहला तो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए। अगर वो एनर्जी लूज करता है तो उसको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, पर एटम स्टेबल होता है। पर उस वक्त रदरफोर्ड के पास ये जवाब नहीं था, और ये जवाब किसने दिया? नील बोर ने दिया, ठीक है। नंबर 2, इफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अगर इस तरह से रिवॉल्व करता जाएगा, करता रहेगा, तो एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों? कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए एनर्जी क्या करता रहेगा? रेडिएट करता रहेगा, लूज करता रहेगा। तो एटम की जो एनर्जी है, एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। सो इफ इलेक्ट्रॉन revolves continuously, then atomic spectrum should be continuous, but in actual practice, जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 रदरफोर्ड के जो है डिफेक्ट थे, और दोनों को जो है रिमूव करने वाला ही वाज नील बोर।